जनता के लिए, जनता तक राजनीति की बात पहुंचाने के लिए, राजनीति जनता के लिए क्या कुछ कर रही है वो बात पहुंचाने के लिए एक जो मीडिया होता है वो सबसे बड़ा माध्यम होता है। आज जन टीवी ने 8 साल पूरे किए हैं, 9वें साल में प्रवेश कर रहा है। क्या अपेक्षाएं आपकी आमतौर पर मीडिया से होती हैं, और इस खास मौके पर जबकि हम 8वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, क्या कुछ खास आप कहना चाहेंगे? नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी व्यक्ति और संस्था के जीवन में उसका जन्म दिवस एक विशेष महत्व रखता है, और निश्चित रूप से जो व्यक्ति या संस्था परिपक्व होती है तो उसको अगले वर्ष में प्रवेश का एक आनंद की अनुभूति भी उसको होती है। साथ ही साथ वो पीछे मुड़ के भी देखता है मैं कितने कदम आगे आया। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है भारत, और इस लोकतंत्र की अनेकों खूबियां हैं। आधुनिक भारत की खूबी लोकतंत्र, और लोकतंत्र की खूबियों में भारत का संविधान, भारत की शासन व्यवस्था और भारत की जनता का जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों में योगदान है वो। लेकिन निश्चित रूप से जब व्याख्या की गई तो संवैधानिक दायरे में तो न सही, लेकिन कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बाद में जो 3 स्तंभ माने गए उसमें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया समाचार माध्यमों को, मीडिया जगत को। और वो इसलिए कि समाज के बीच में संप्रेषण कैसा हो, संवाद किस तरीके से हो, लोगों के बीच में निरपेक्ष तरीके से खबरें कैसे जाएं, और जिस आधार पर समाज अपनी धारणा को बनाकर इस माध्यम को भी उसी लोकतंत्र का एक मंच बना ले। मान लीजिए कहीं सुनवाई नहीं होती, ये दीगर बात है कि आजकल एक लफ्ज नया चल पड़ा मीडिया ट्रायल, लेकिन मुझे लगता है किसी सुदूर बस्ती में बैठे हुए किसी व्यक्ति की कहीं उसकी आवाज नहीं पहुंचती हो तो साधारण से साधारण उस गली का मीडिया भी उसकी बात की अभिव्यक्ति अपनी कलम से या वाणी से करता है। जन टीवी से मैं बहुत शुरुआती दिनों से जुड़ा हूं, और मैं ये मानता हूं कि जो इस तरीके के जो मध्यम वर्गीय किस्म के माध्यम हैं उनका एक बड़ा महत्व है। तो मैं सबसे पहले तो जन टीवी को उसकी वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो यात्रा जन टीवी ने करी, तो मैंने जैसे कहा कि मैं शुरुआत से ही जन टीवी की उस यात्रा का साक्षी हूं। और एक विज्ञापन आता है मेड फॉर ईच अदर, तो कई बार ये लगता है कि मेरी भी इस यात्रा में जन टीवी का एक अच्छा खासा योगदान रहा है। जब जन टीवी हम जैसे लोगों को मंच उपलब्ध करवाता था तो जन टीवी को हमारी जरूरत होती थी, हमें जन टीवी की जरूरत होती थी। तो इसलिए मैंने कहा कि मेड फॉर ईच अदर। तो इसलिए मैं जन टीवी का खास तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस समय हमने एक राजनीति के एक अवस्था में प्रवेश किया और उस अवस्था में जन टीवी से साक्षात्कार हुआ, तो निश्चित रूप से मीडिया की भूमिका इस लोकतंत्र में मुखर है। और उस लोकतंत्र में इस तरीके का जो चैनल जिसकी अप्रोच बिल्कुल नीचे तक है, ऐसे जनता के टीवी जन टीवी को मैं अपनी तरफ से हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जी, पुणे साहब, आपने जो एक बात कही उसमें एक बहुत अच्छी बात ये रही कि हमें पीछे मुड़कर जरूर देखना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर हम हमारा पिछला वक्त याद रखते हैं, हमने पीछे क्या कुछ किया, हमारे आगे के दिनों के लिए वो सबक होता है। और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि पिछले 8 साल में जब हम देखते हैं तो हमारे लिए वो गौरवान्वित क्षण होते हैं। 28 साल का आपका करीब सफर रहा है राजनीति का।
इन 28 सालों में जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो राजनीति की बदलती हुई तस्वीर को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम सुनते आए हैं आपसे भी, आपने भी कई बार जिक्र किया है, सदन के कुछ आपने उदाहरण पेश किए हैं और उसमें ये कहा है कि सदन में पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग इस तरह से साथ बैठते थे कि लगता नहीं था कि यहां कोई विपक्ष है या फिर यहां कोई सत्ता पक्ष है। लेकिन आज किसी भी छोटे मुद्दे पर इतना विरोधाभास, इतना मनमुटाव नजर आता है कि वो दिल की गहराई से ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल मन से उस बात को सामने नहीं ला पा रहे हैं और ये मनमुटाव कहीं बिखराव नजर आ रहा है। इस 28 साल में जब आप पीछे मुड़कर देखते तो राजनीति की किस तरह से बदलती हुई तस्वीर आपको नजर आती है? देखिए, वैसे तो हर किसी का युग होता है, जिस उस समय के दौरान जब व्यक्ति काम करता है किसी भी भूमिका में, और सामान्य तौर पर मैं ये महसूस करता हूं कि व्यक्ति को अपना युग सबसे अच्छा लगता है। आप किसी से जिक्र करेंगे अपने किसी पुरखों से, पुराने लोगों से, वो करेंगे हमारे जमाने में तो ऐसा होता था। ये सामान्य सी धारणा व्यक्ति के मन की होती है। जैसा मैंने जिक्र किया कि राजनीति लोकतंत्र, लोकतंत्र से उपजी राजनीति, राजनीति से उपजी व्यवस्था, इसमें मेरी मिश्रित सी प्रतिक्रिया है कि पुराने समय में और इस तरीके की डिमांड्स नहीं थी, अप्रोच नहीं थी, और अब बिल्कुल समय बदल गया, राजनीति का भी रूप बदल गया। उस समय दायरा थोड़ा सीमित था, इसलिए व्यक्ति की पहचान बहुत जल्दी होती थी। इस समय एक प्रतिस्पर्धा है और राजनीति भी मोटे तौर पर एक प्रोफेशन का आकार ले चुकी है, जिसमें हर तरीके के लोग शरीक हो गए। तो राजनीति में आए तो बहुत लोग हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबका मिजाज राजनीति जैसा हो, नंबर 1। दूसरा, एकदम से जो भौतिक प्रगति हुई है, प्रौद्योगिकी विकसित हुई है और नए नए तौर तरीके आ गए, वो भी राजनीति को प्रभावित करते हैं। मसलन उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया का भी इस तरीके का उपयोग नहीं होता था, तो फर्क इतना सा नजर आता है कि जब कोई चीज प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाती है तो उसमें विकृति आती है। पहले जो लिहाज था, जो रेस्पेक्ट था, जो सम्मान था राजनेताओं का आपस में भी, जो मर्यादाएं थी और जो कमिटमेंट था अपनी आइडियोलॉजी के प्रति, जैसे लोग कहते थे ये कम्युनिस्ट, खांटी कम्युनिस्ट है, ये पक्का जनसंघी है, ये पक्का कांग्रेसी है, ऐसी बातों का जिक्र होता था। इसका मतलब कमिटमेंट, इसमें फर्क है कि पहले रेस्पेक्ट था, कमिटमेंट था, प्रोफेशनलिज्म नहीं था। और अब राजनीति एक तरीके का प्रोफेशन हो गया। बुरा नहीं है, सब लोग बुरे नहीं है, क्योंकि यदि सब लोग राजनीति से घृणा करके राजनीति से परे हो जाएंगे तो व्यवस्था चलेगी कैसे? तो इस सिस्टम में सब तरीके के लोग हैं, रंग बिरंगा सिस्टम है, कलरफुल डेमोक्रेसी है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब मैंने शुरुआत की तो एक एस्पायरेशन होते हैं, सपने होते हैं उस युवावस्था के, कि इस तरीके शुरुआत करेंगे, ऐसे हम काम करेंगे। मैं ये मानता हूं कि क्योंकि मैंने एक निश्चित विचारधारा के साथ शुरुआत की, एक निश्चित कमिटमेंट के साथ शुरुआत की, मुझे लोग किस रूप में जानते और पहचानते हैं अलग बात है, मुझे कैसा मानते हैं अलग बात है। लेकिन सामान्य तौर पर एक शब्द आता है, जॉब सेटिस्फेक्शन। मैं जिस विचार से जुड़ा हूं और जिस व्यवसाय, जिस प्रोफेशन से जुड़ा हूं, जिस क्षेत्र से जुड़ा हूं, मैं राष्ट्रवाद के विचार से जुड़ा हूं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं, राजनीति से जुड़ा हूं। ये तो नहीं कह सकता कि मैंने 100% दक्षता हासिल कर ली, लेकिन फिर भी मैं अपनी भूमिका के बारे में संतुष्ट भी हूं। अब कितने विकार इस सिस्टम में है, कितने सुधार की आवश्यकता, ये अलग किसी डिबेट का हिस्सा हो सकती है। लेकिन फिर भी ये मैं मानता हूं कि आज की राजनीति भी लोगों की अपेक्षाओं के हिसाब से काम करने की कोशिश करती है, होता भी है। उदाहरण के तौर पर एक जनप्रतिनिधि या पार्टी का कोई प्रमुख व्यक्ति या कार्यकर्ता या नीचे का कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता भी उस बूथ के, पंचायत के लोगों की समस्याओं को
सुनता है और उसके लिए भागदौड़ करता है, वो एक संबल बनता है, कारक बनता है। ऊपर की व्यवस्था में जाएंगे तो भी आप 2, 5, 10% लोगों को छोड़ दीजिए कि जिन्होंने राजनीति को पूरा पेशा बना लिया हो, लेकिन बाकी लोग किसी न किसी रूप में इस सिस्टम में शरीक हुए हैं तो लोगों को वो रिलीफ जरूर देते हैं। इसलिए राजनीति ये सेवा का माध्यम भी है, यदि प्रोफेशन है तो सेवा का माध्यम भी है। और आपने मेरा जिक्र किया कि ये 28-30 वर्षों की जो यात्रा थी, मैंने तो एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट की तरह अपने जीवन को शुरू किया था और उस जमाने में बहुत संघर्ष था और बोफोर्स से लेके इस तरीके के तमाम बहुत सारे मूवमेंट थे, कश्मीर का, राम जन्मभूमि का। मैं उन सब परिस्थितियों से गुजरता हुआ जब मैं बीजेपी के युवा मोर्चे में शरीक हुआ, वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था कि जिस समय उस अवस्था में मुझे काफी लोगों से सीखने का अवसर मिला। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी से लेके तमाम हमारे पार्टी के ऐसे सारे सीनियर लोग थे कि जिनसे मुझे सीखने का अवसर मिला। और आज मैं जिस मुकाम पर हूं तो मैं ये मानता हूं कि एक अच्छे विद्यार्थी की तरह मैंने कोशिश की कि इस स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में, इस नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में मैंने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। आज भी मैं अपने आप को विद्यार्थी मानता हूं। बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ करना है। पुनिया साहब, आपने कहा कि राजनीति में प्रतिस्पर्धा हुई, पहचान हुई और उसके बाद अब तो प्रोफेशन के तौर पे इस्तेमाल होने लगा है और प्रोफेशनल के तौर पे इसको आज का युवा देखने लगा है कि इसको किस तरह से प्रोफेशन बनाया जाए। लेकिन इस बीच एक अकाउंटेबिलिटी जो होनी चाहिए राजनेता की, उसकी कमी उनमें देखी जा रही है। इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि जनसेवक और जनप्रतिनिधि दोनों में जो एक हेयरलाइन डिफरेंस है, वो हेडलाइन डिफरेंस खत्म हो गया है। जनप्रतिनिधि के तौर पर तो पेश आते हैं, लेकिन जनसेवक के तौर पर उनको किस तरह से पेश आना चाहिए। और जो संतुष्टि की भावना की आपने बात कही, वो संतुष्टि की भावना भी उनमें नहीं है, क्योंकि वो खुद की संतुष्टि के लिए उस तरीके से काम नहीं करे जिस तरीके से जनसेवक काम करता है। क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, ठीक है आपका प्रश्न भी और परिस्थितियों के हिसाब से। जैसे मैंने कहा कि बदला है थोड़ा कमिटमेंट, रेस्पेक्ट और वो सब चीजें, और प्रतिस्पर्धा हो गई, प्रोफेशन हो गया। तो जनसेवक और जनप्रतिनिधि के बीच का जो फासला है वो जैसे आपने वर्णित किया, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो नई पीढ़ी है उसमें कई खूबियां भी हैं, कई कमियां भी हैं। और इसलिए नई जनरेशन का व्यक्ति जब आ रहा है तो इस राजनीति की विकृतियों के साथ साथ आ रहा है, यानी विरासत में आ रहा होगा, पूंजी के आधार पर ही आ रहा होगा। कई लोग आते हैं, चुनाव भी जीतते हैं, कई रुतबे से ही आते होंगे, जो पूरे देश भर में जब आंकड़ा लेते हैं कि संसद में इतने और विधानसभा में इतने आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आए या इस किस्म के लोग आए, तो इसमें कुल मिलाकर ये शिवजी की बारात जैसी है। इसमें बहुत तरीके के लोग शामिल हैं। लेकिन जो नई पीढ़ी है उसमें खूबियां होने के साथ साथ वो ओवर एम्बिशियस भी हैं। शॉर्टकट, जल्दी प्राप्त करना, ये इस पीढ़ी में जरूर है। ये आपका प्रश्न था कि जनसेवक और जनप्रतिनिधि, इनके बीच का फासला और उस तरीके की समाज की अपेक्षा वो पूरी कहीं होती हुई दिखती नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने पहले बात कही, मैं उस बात पर कायम हूं कि विकृतियों के बावजूद भी हमारा लोकतंत्र, हमारी व्यवस्था, हमारी राजनीतिक व्यवस्था और हमारा राजनीतिक सिस्टम, हमारे राजनीतिक दल, उनके क्रियाकलाप, ये दूसरे देशों से, औरों से कहीं बेहतर हैं। इसलिए अधिकांश लोग, वो जनप्रतिनिधि जनसेवक की भूमिका में भी उतने ही परफेक्ट हैं जितनी जनता की अपेक्षा है। मुझे लगता है कि कुछ अपवाद होते होंगे, लेकिन एक जनप्रतिनिधि जब सुबह से शाम तक का आकलन करता है, आप भी उसकी दिनचर्या देखेंगे, वो डिस्पोजल करता है, समाधान करता है, सुनता है और फिर समाधान करता है। इसलिए आज प्रोफेशनलिज्म होना, प्रतिस्पर्धा होना, एम्बिशियस होने के बाद भी एक लायबिलिटी आज के जनप्रतिनिधि पे है, वो उससे इनकार नहीं कर सकता। आज वैश्विक महामारी है, कोरोना है, खतरा है, सब कुछ होते हुए भी वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से किसी की मदद करने की कोशिश कर रहा है। कई लोग
प्रत्यक्ष मूवमेंट से कर रहे हैं, कई कम से कर रहे हैं, ज्यादा से कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, लेकिन समाज के साथ खड़े हैं। इसलिए व्यवस्था को या प्रतिनिधि को मुझे लगता है कि हमेशा के लिए वो दोषी नहीं होता है। तो मैं मानता हूं कि इसमें और सुधार की आवश्यकता है। जैसे डेमोक्रेसी में और पॉलिटिकल सिस्टम में रिफॉर्म की जरूरत है, वैसे ही लोगों के और जनसेवक और जनप्रतिनिधि के भेद में सुधार की जरूरत महसूस करता हूं। जी पूनिया साहब, अब चूंकि कोरोना का वक्त चल रहा है और आपने कुछ उदाहरण पिछले दिए जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष कुछ ऐसे मुद्दे होते जिनमें एक जाजम पर बैठता हुआ नजर आता था और वहां राजनीति को बिल्कुल बगल में रख दिया जाता था। कोरोना में टकराव क्यों नजर आ रहा है? संघर्ष की वजह क्या आपको यहां पर नजर आती है और ये इस संघर्ष को मिटाया कैसे जाए? क्योंकि कोरोना के लिए जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी को साथ बैठना होगा, सभी को एक जाजम पर आना होगा, राजनीतिक भावना जो मनभेद हैं उनको अलग रखना होगा, मतभेद को अलग रखना होगा। नहीं, देखिए, इस चीज को अलग तरीके से व्याख्या की गई है। मुझे लगता है कि ये आपदा और आपदा प्रबंधन अधिनियम कहीं इस बात से इनकार नहीं करता कि प्रतिपक्ष को अपनी बात को ठीक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से कहने से कहीं कोई बुराई है। इस फोरम पे हम एक हैं, कोई दो राय नहीं। केंद्र की अपनी भूमिका है, प्रदेश की अपनी भूमिका है, राजनीतिक दलों की, राजनीतिक नेताओं की अपनी भूमिका है। राजस्थान के 200 विधायक हैं, वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। पार्टियों का सिस्टम अपने तरीके से काम कर रहा है। मैं तो इतना कह सकता हूं कि मैं, जो आपने अनुभव पूछा, मेरे लिए ताजुब की बात थी कि मैं एक राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष हूं और उस नाते मेरी कल्पना में नहीं था कि मेरा संगठन सामाजिक संगठन की तरह काम करेगा। बिल्कुल नहीं थी, पहली बात। दूसरा, हमने तय किया कि वैश्विक महामारी और सबको मिलकर लड़ना है। हमने अपने आप को पहले प्रस्तुत किया। लेकिन आप इस बात पर पूरी छूट सरकार को नहीं दे सकते कि हर बार वैश्विक महामारी के आड़ में सरकार तो भाईचारे की बात करे, सरकार सद्भाव की बात करे, एकता की बात करे, मिलकर लड़ने की बात करे। लेकिन मान लीजिए मालपुरा में पीड़िता के साथ गैंगरेप हुआ, तो क्या विपक्ष बोलेगा नहीं? क्या उसके सवाल जवाब नहीं करेगा? तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि जिन पर विपक्ष के नाते सत्ता पक्ष को जिंदा रखना, चेताए रखना, उनको जगाए रखना, ये जरूरी है। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो आम लोगों से ताल्लुक रखते हैं। अब कोरोना महामारी है, पूरी दुनिया में है, लेकिन कोरोना के चक्कर में जो नॉन कोरोना पेशेंट हैं, कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई किडनी का है, कोई गर्भवती महिला है, उसकी पीड़ा के लिए भी कोई समाधान कौन करेगा? सरकार करेगी। इसलिए सरकार के पक्ष के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम लोग उनको लिख के भी देते हैं, बोल के भी करते हैं, और नहीं करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर जो एडवाइजरी है या जो एक दिशा निर्देश हैं, जो मानक हैं, मर्यादा हैं, उनका पालन करते हुए हम कम से कम आप जैसे माध्यम के जरिए सरकार के कान तक ये बात जरूर पहुंचा सकते हैं, और वही कोशिश हुई है। इसलिए इसमें अमर्यादित या नॉन कोऑपरेटिव कुछ भी नहीं। बिल्कुल, और जो वीसी के जरिए सभी सर्वदलीय बैठक में सब लोग एक साथ जुड़े हैं, वो ये साबित भी करता है कि और पक्ष और विपक्ष कम से कम राजस्थान में तो इस बात को लेकर साथ है कि एक ऐसी महामारी जो कि पूरी दुनिया को परेशान कर रही है, राजस्थान कम से कम उससे एक साथ एक मंच पर आकर लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद पूनिया जी, आप हमसे जुड़े, हमें समय दिया, और आपने जो बात कही कि सही है, शुचिता बनी रहनी चाहिए। आज आने वाली जो राजनीति है उसकी तस्वीर उजली होनी चाहिए, इस पर भी बहस की जानी चाहिए, और ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि जन टीवी इस मामले में अपनी भूमिका के तौर पर, मीडिया की भूमिका के तौर पर खरा उतरा है, खरा उतरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो मीडिया कॉन्क्लेव में हमारे साथ सतीश पूनिया जी जुड़े, उन्होंने अपनी जिंदगी की जो